वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। क्लास 12th में बच्चों हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। मेरा नाम आप सभी जानते हैं, माय नेम इज समता। क्लास 12th में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप सभी को मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग 3 घटनाओं के अनुसार आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। गैमेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस में स्पर्म्स के बनने की जो प्रक्रिया थी, स्पर्म फॉर्मेशन, वो भी आपने पढ़ लिया है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आज हमको पढ़ना है oogenesis की प्रोसेस के बारे में। तो अब बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और oogenesis की प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। 12th में आप सबको देखो सिंपली पढ़ना क्या है। क्लास 12th में आप सबका जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें केवल आपको ये जानना है कि मेल और फीमेल डेवलपमेंट के बाद सेक्सुअल फेज में जब आते हैं तब उनसे किस तरह से नई संतति बनती है, उस प्रोसेस के बारे में आपको जानना है। एकदम सिंपल है ना। सभी के घर में जैसे बच्चे होते हैं तो अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर बनने के रास्ते पर हैं। आप लोग क्लास 12th में हैं तो अब आप नीट का एग्जाम देंगे, है ना। अलग अलग, कोई एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, कोई फार्मेसी में जाएगा, कोई नर्सिंग में जाएगा। लेकिन जब आपने बायो लिया है तो आप मेडिकल फील्ड को चूज कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी क्लास का सिलेबस जो है एनसीईआरटी का, वो आपका बेसिक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है ना। एटलीस्ट आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो बेसिक नॉलेज है बायो की वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बायो अगर आप समझ के पढ़ेंगे बच्चों तो कभी परेशान नहीं करेगा, और अगर आप बिना समझे रटने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपको पीछा करता रहेगा, वो परेशान करता रहेगा, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत इजी तरीके से पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस समझा दी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझा दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझा दिया है। आज आपको क्या पढ़ना है? oogenesis की प्रोसेस के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? oogenesis की प्रोसेस के बारे में। oogenesis की प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये जो oogenesis की प्रोसेस है ना, ये oogenesis की प्रोसेस एडल्ट फीमेल में नहीं होती है। स्टार्टिंग हो जाती है मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ना, जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी समय पे oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई फीमेल ने कंसीव किया और पेट में, मतलब पेट में लड़की है, मान लो कोई औरत है, कोई लेडी है जिसके पेट में बच्ची है, बेटी है, मान लीजिए पेट में बेटी, तो उस जो एम्ब्रियो होगा ना, फीमेल एम्ब्रियो, ठीक है, oogenesis कहाँ स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स विद इन फीमेल एम्ब्रियो। फीमेल एम्ब्रियो मतलब क्या? जब जैसे ही फर्टिलाइज हुआ तब पता चल जाता है कि ये मेल बेबी या फीमेल बेबी होगा, है ना। तो जो फीमेल एम्ब्रियो है, फीमेल एम्ब्रियो के अंदर ही, मतलब उसी टाइम पे, एकदम जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, उसी समय पे फीमेल एम्ब्रियो के अंदर ही ये oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होने में ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट से लेकर के, देखो कितना टाइम लगता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से लेकर के और फिर उसके बाद प्यूबर्टी तक इतना टाइम लेता है ये oogenesis का प्रोसेस। इतना टाइम लेता है oogenesis का प्रोसेस, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो क्या होता होगा? कंटिन्यूएशन में नहीं होता, ये ब्रेक कर करके होता है, रुक रुक के होता है ना। एक थोड़ा हुआ, फिर फ्रीज, स्लीप,
फिर रेस्ट मोड, उसके बाद फिर थोड़ा हुआ, फिर रेस्ट मोड, फिर हुआ, है ना। 3 भागों में होता है। तो पहले भाग में क्या होता है, दूसरे भाग में क्या होता है, तीसरे भाग में क्या होता है, इसको इजीली तरीके से हम समझेंगे। आप एक चार्ट के माध्यम से, मैं एक चार्ट बनाती हूँ, उससे आप इसको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक, चार्ट एक बनाते हैं, उससे इजी होगा आपको, है ना। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप पढ़ क्या रहे हैं, oogenesis की प्रोसेस। oogenesis होता किस में है, फीमेल्स में होता है ना, फीमेल्स में होता है oogenesis। ठीक, oogenesis का प्रोसेस फीमेल्स में होता है, और जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी समय पे ये oogenesis का प्रोसेस बच्चों स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि मेल स्पर्म और उसके बाद प्लस फीमेल ओवम, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनते ही ये डिसाइड हो जाता है कि बेबी क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो मेल में स्पर्म बनने की प्रोसेस उस समय नहीं स्टार्ट होती है, लेकिन जो फीमेल बेबी होने वाला है, वुड बी बेबी जो है, उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस राइट इन द फीटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होना शुरू होता है, उसी समय पे फीमेल की बॉडी में स्टार्ट हो जाती है oogenesis की प्रोसेस। अब इतना समझ में आ गया कि जाइगोट बनते ही आपको ये पता चल जाता है, मतलब उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन डिसाइड हो जाता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। इस सबके बारे में आप सब बड़े हैं, आप सबको पता है कि एक चलन आया था बीच में कि जब पेट में फीमेल बेबी होता था तो उसको मार देते थे, मतलब कुछ कर देते, अबॉर्शन करवा देते थे या कुछ ऐसा तरीके से कि बेटियां ना हो, इसीलिए ये बैलेंस बिगड़ गया, बेटे ज्यादा बेटियां कम हो गई हैं, है ना। तो इतना समझ में आया कि जो फीमेल जाइगोट होता है, ये बोल सकते हो आप, जो फीमेल एम्ब्रियो होता है, oogenesis की प्रोसेस फीमेल एम्ब्रियो में ही स्टार्ट हो जाती है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये पहला पॉइंट समझ में आया कि oogenesis की प्रोसेस फीमेल एम्ब्रियो में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब हम एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है। मैंने बताया कि ब्रेक होता है बीच बीच में, बहुत लंबा टाइम लेता है ये प्रोसेस। ठीक, oogenesis देखो पहले चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है एक मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल सेल है। ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल सेल, प्राइमरी फॉलिकल सेल है। ठीक, ये प्रेजेंट होती है फीमेल एम्ब्रियो के अंदर। ठीक, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको oogonia कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, oogonia, इसको क्या कहते हैं, oogonia कहते हैं। ठीक, अब oogonia में क्या होता है, देखो ये 3 भागों में टूट करके बनता है बच्चों, है ना। ये 3 आप कह सकते हैं कि 3 स्टेजेस। एक तो फीटल डेवलपमेंट का स्टेज, फीटल डेवलपमेंट का स्टेज। दूसरा होगा, यहां के बाद फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद भाई क्या होगा, बर्थ होगा, बच्चे का बर्थ होगा। ठीक, और उसके बाद फिर चाइल्डहुड, उसके बाद फिर प्यूबर्टी, उसके बाद फिर प्यूबर्टी। तो 3 भागों में बटा हुआ है ना, इतना तो सबको पता है। तो क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी समय पे सारी सेल्स, देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जितनी भी सेल्स हैं, क्या शरीर बनता है उस समय पे, है ना। पहले जाइगोट होता है, फिर धीरे धीरे सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल्स बढ़ती रहती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में लगभग 1 महीने का टाइम बीत जाता है, तो तब तक क्या होता है, ये कह सकते हो कि श्रम का विभाजन हो जाता है, यानी अलग अलग अंगों को बनाने के लिए अलग अलग सेल्स हो जाती हैं, है ना। उन सेल्स को अपना काम पता होता है। ठीक है, कौन सी सेल से आपका हाथ बनेगा, कौन सी सेल से आंखें बनेंगी, कौन सी सेल से लिवर बनेगा,
कौन सी सेल से ब्रेन बनेगा, नर्वस सिस्टम कैसे बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बनेगा, अलग अलग सेल्स अलग अलग उनका काम डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। उसी समय पे ऊगोनिया सेल्स जो होते हैं इनको भी काम मिल जाता है, इनका भी काम डिफरेंशिएट हो जाता है। तो जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं जिनको आप ऊगोनिया कहते हैं, इनमें उस समय पे क्या हो रहा होता है बच्चों, इनमें उस समय पे माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है ये ध्यान देंगे, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होता है क्यों, ये होते हैं 2n। 2n का मतलब डिप्लॉयड, 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, 46 है, ठीक। इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ। अब क्या होता है माइटोसिस डिवीजन में, क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनेगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, लाखों सेल्स तक बन जाती हैं, ठीक। बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, पर हम बात करेंगे एक एक सेल की, क्योंकि हमको नीचे मतलब प्रोडक्ट क्या मिल रहा है उस बारे में बात करनी है। तो मान लीजिए यहां भी एक सेल बन गई, मान लीजिए यहां भी एक सेल बन गई, कलर नहीं चेंज हो रहा, मान लीजिए कि यहां भी एक सेल बन गई, ठीक, और एक सेल यहां भी बन गई, एक सेल यहां भी बन गई। हम बात एक ही एक सेल की करेंगे, जैसे ये है, अब इससे फिर यहाँ 2 बन जाएगी और इससे फिर यहाँ 2 बन जाएगी, तो हम एक की बात करेंगे, है ना। मान लो यहाँ भी बन गई, यहाँ भी बन गई, यहाँ भी बन गई, एक यहाँ भी बन गई, तो हम इसकी बात करेंगे, एक ही सेल को लेके आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर होगा सेकेंड माइटोसिस हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, फिर सेकेंड माइटोसिस हो गया, है ना। तो सेल्स क्या कर रही हैं, अपने नंबर्स को बढ़ा रही हैं, लेकिन अभी तक ये 2n ही हैं, अभी तक ये क्या है, डिप्लॉयड ही हैं। 46 क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर, ये क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। क्योंकि इनको जरूरत नहीं है अभी हैप्लॉयड होने की, है ना, इनको अभी हैप्लॉयड होने की जरूरत नहीं, तो क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो 46 बना रहेगा। क्योंकि जैसे ही जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जब बनते हैं जाइगोट, तो यहाँ पे 2n हो जाता है ना, जाइगोट हमेशा कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। तो अभी जाइगोट में ही डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो में ही डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या है, ये सेल्स 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है। इनमें एक माइटोसिस हुआ और एक माइटोसिस होने के बाद फिर उन्होंने सेल्स को आगे बढ़ाया, फिर सेकेंड माइटोसिस हुआ, ठीक है, फिर उन्होंने सेल्स को आगे बढ़ाया। उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद रुक जाएगा, ठीक, मतलब कहते हैं उसके बाद प्रोसेस रुक जाएगा, है ना, फिर डेवलपमेंट होगा, ठीक। फीमेल बेबी की बर्थ होगी, क्या होगी, फीमेल बेबी की बर्थ होगी। लेकिन फीमेल बेबी के बर्थ होने के पहले ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे बन गए थे। तो अब बर्थ के बाद ना तो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, मतलब ना तो ऐड होगा और ना नई सेल्स फॉर्म होंगी। जो बनना था वो बन गया, किसमें, माँ के गर्भ में ही बन गया प्राइमरी फॉलिकल, जो बनना था वो पहले ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बन गया। अब ना तो नया बनेगा और ना ऐड होगा, ना ऐड होगा ना कम होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। डिस्ट्रॉय हो सकती हैं सेल्स, धीरे धीरे क्या होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, होते होते ये 60,000 से 80,000 की संख्या तक बचती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होती है प्यूबर्टी, ठीक है, वो जिस भी एज में जब प्यूबर्टी हुई, प्यूबर्टी होने के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। अभी तक ये कौन सी सेल है, अभी तक ये 2n है बच्चों, अब यहाँ पे होगा मियोटिक डिवीजन, मियोसिस, मियोसिस और फर्स्ट स्टेज होगा। अब मियोसिस का फर्स्ट स्टेज हुआ, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेजेस होते हैं मियोसिस में, है ना, ये 4 फेजेस होते हैं, आपने पढ़ा है, 4 फेजेस होते हैं। प्रोफेज, प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है और टीलोफेज आता है ना। प्रोफेज, फिर मेटा, फिर एना और टीलो, ठीक, 4 फेजेस होते हैं। अब इन 4 फेजेस में से ये चारों फेज, फर्स्ट जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है उसके चारों फेज कंप्लीट हो जाएंगे। चारों फेज कंप्लीट होने के बाद
बच्चों ये आपका कहलाएगा प्राइमरी oocyte। देखो ये कहलाएगा प्राइमरी oocyte। इसका नाम क्या कहलाएगा? ये है आपका प्राइमरी oocyte। ये है आपका प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ठीक, अब इसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte बना, क्या बना? सेकेंडरी oocyte बना। एक बार ये माइंड मैप आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से इसकी प्रोसेस हुई। ये आपका बना सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। अब क्यों कहते हैं इसको सेकेंडरी oocyte? कंप्लीट नहीं है, ये ओवम में नहीं बदला है, मतलब एग नहीं बना, अभी सेकेंडरी oocyte है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस का डिवीजन होगा, एक और मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ यहाँ पे। अच्छा, जो मियोसिस डिवीजन हो तो यहाँ पे क्या बनेगी? फिर फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, एक पोलर बॉडी बनेगी, ये कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक, आप सबको पता है ओवम बनता है केवल एक ही फीमेल की बॉडी में जो फंक्शनल होता है। तो ये पोलर बॉडी क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाएगी, उसके बाद फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये डिस्ट्रॉय हो गई, सेकेंड पोलर बॉडी बनी। ठीक, सेकेंड पोलर बॉडी बनी, इसने भी मल्टीप्लाई करके बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन चूंकि फंक्शनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा साइटोप्लाज्म ही नहीं है कि ये ग्रो कर सके, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। केवल एक ही बनना है। ठीक, तो उसमें जब सेकेंडरी oocyte बनता है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte में एक सेकेंड पोलर बॉडी बनी। ये सेकेंड पोलर बॉडी बनी, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी बनी, और यहाँ पे बनेगा ओवम। लेकिन ये ओवम तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte ओवम में तब्दील नहीं होगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है। सेकेंडरी oocyte रहेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देखो फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, तब अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो बनेगा ओवम, तब तो ये कहलाएगा ओवम, तब तो ओवम बनेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे रिलीज आउट हो जाएगा बॉडी से। ठीक, यानी कि एग तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जस्ट फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही। यहाँ पे क्या होता है, जो मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन था ना, यहाँ पे जब सेकेंड डिवीजन सेकेंडरी oocyte बना, तो यहाँ पे जब मियोसिस का सेकेंड डिवीजन हुआ, यहाँ पे मियोसिस का सेकेंड डिवीजन हुआ, ठीक, केवल ये मेटाफेज तक आके रुक जाएगा। इसमें दो फेजेस ही होंगे। ठीक है, एक तो प्रोफेज कंप्लीट हो पाएगा और दूसरा मेटा कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, इसके बाद अगर यहाँ पे स्पर्म ने टच किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तब तो ये आगे मतलब प्रोसेस होगी। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रोसेस नहीं होगी। ठीक, तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा। ठीक, यहाँ पे रुक जाएगा, इस जगह पे सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रुक जाएगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो ओवम बनेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ओवरी में एवरी मंथ एग नहीं बनता है। ओवरी में एवरी मंथ एग नहीं बनता है। ओवरी में एवरी मंथ क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, किसी कभी ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है और बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते हैं, है ना। और एग किस एज से किस एज तक बनता है? प्यूबर्टी हिट होने के बाद से जब तक मीनोपॉज नहीं हो जाता तब तक बनता है। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने के बाद से लेकर के मीनोपॉज से पहले तक। ठीक है, शुरुआत के मतलब
ये कह सकते हैं 18 से लेके 35 तक नॉर्मल उसमें रहता है, उसके बाद फिर घटता बढ़ता है, अच्छा नहीं होता जैसे भी करके, लेकिन 45 तक ये बनता है। किसी किसी में 55 तक जाता है मीनोपॉज, किसी में 45, मतलब 45 से 55 की एज तक क्या होता है, मीनोपॉज हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्शन फेज होता है वो एक लिमिटेड टाइम तक होता है। आप ये कह सकते हैं कब से कब तक, प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक रिप्रोडक्शन फेज होता है। तो इतना समझ में आया कि जो oogenesis की प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही स्टार्ट हो जाती है। और कंप्लीट कब होती है, अगर आप उसको कहें कि कंप्लीट, एकदम कंप्लीट कब हुई, तो वो तब एकदम कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम से oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और कोई भी फीमेल जब कंसीव करेगी तभी ये ओवम बनेगा, यानी कि oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होगी तब। ठीक है, जब कोई फीमेल कंसीव करेगी, जब कोई माँ बनना चाहेगा तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, आज के सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगले सेशन में मैं आपको बता दूंगी कि ओवरी में किस किस तरीके से ये जो फॉलिकल्स हैं ये कैसे डेवलप करते हैं और किस तरह से सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है, वो आपको पढ़ना है अगले सेशन में। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने oogenesis के बारे में जाना। oogenesis की प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाई। अगले सेशन में oogenesis की प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।